नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है कन्यादान। कहानी एक अत्यंत हृदयस्पर्शी कहानी है। कहानी लेखन का समय काफ़ी पुराना है, इसलिए इसमें आने वाले सारे संदर्भ पुराने ही हैं। मेरे प्रबुद्ध श्रोतागण इन पुराने संदर्भों को समझेंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कन्यादान। लीला ने एक घूंट चाय पीकर पति के चेहरे की तरफ देखा। पति ने चाय पीकर खाली कप नीचे रख दिया था। उसके मुंह से हठात निकल पड़ा, अरे राम, मैं तो चाय में शक्कर डालना ही भूल गई। लेकिन क्या आपको चाय फीकी नहीं लगी? कहते कहते उसने शक्कर का डिब्बा पास खींचकर खोला। डाकिया अभी अभी बैंक की तरफ से भेजी गई नोटिस दरवाजे से अंदर डाल के गया था। लीला ने पति की तरफ देखा तो उनका ध्यान लीला की तरफ नहीं था, बल्कि वो उस नोटिस को पढ़ने में लगे हुए थे। वैसे देखा जाए तो पढ़ने की जगह वो गहरी सोच में डूबे हुए थे। पत्नी की तरफ देखे बिना ही उन्होंने बोला, क्या? कुछ बोली? पति के चिंतामग्न चेहरे को देखकर उसने बोला, जी नहीं, कुछ भी नहीं। वो समझ गई कि उसके पति अभी और कुछ भी बोलने की स्थिति में थे ही नहीं। महेश जी वहां से उठ गए और रसोई घर में से बाहर निकल गए। लीला उन्हें जाते हुए उनकी पीठ की तरफ देखती रह गई। फिर उसने शक्कर का डब्बा यूं ही बंद करके सरका दिया और उसके कप में जो ठंडी हो चुकी चाय पड़ी थी उसे वैसे ही बिना शक्कर के फीका ही गट 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 करके पी गई। बैंक की तरफ से आया हुआ नोटिस किस बात के लिए है उसे मालूम था, क्योंकि हर महीने ही ये नोटिस आती थी और इस नोटिस को पढ़ने के बाद उसके पति, जो हमेशा बड़े प्रसन्नचित्त रहा करते थे, उनका चेहरा चिंता की वजह से काला पड़ जाता था। ये वो देखती आ रही थी। वह चिंता उसके मन में भी थी। पिछले साल उसकी बड़ी बेटी सरोज का विवाह हुआ था। सरो उसकी लाडली बेटी थी, सबसे बड़ी कन्या, पहली संतान। सभी भाई बहनों में सबसे दिखने में भी सुंदर। उसकी पीठ पर 2 बेटे और 2 बेटियां हुई, लेकिन सरोज की तरफ उसका झुकाव अधिक रहा। सरोज की पीठ पर बेटा हुआ, इसलिए बेटी नसीब वाली है, ये सोचकर भी सरो उसे ज्यादा प्रिय हो गई थी। दिखने में सरोज बहुत ही खूबसूरत थी। जैसे ही उसने मैट्रिक पास किया तो उसके पिता महेश जी ने उसके लिए रिश्ते देखना शुरू किया। वे एक ऑफिस में स्टेनोटाइपिस्ट थे, तो यूं देखा जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल औसत ही थी। अब रिश्ते ढूंढना शुरू किया तो रिश्ते कोई आसानी से तो मिलते नहीं है। महेश जी ने अपने पत्नी से कहा कि जब तक अच्छा रिश्ता नहीं मिलता तब तक सरोन कोई टेम्पररी नौकरी कर ले और इस तरह से उसका आने वाला पैसा हम लोग जमा करके रखेंगे, जिससे कि उसकी शादी के समय उसके दहेज में उस पैसे से थोड़ी मदद हो जाएगी। यूं देखा जाए तो महेश जी की सोच एकदम सही थी, लेकिन उनके ऐसा कहते ही उनकी पत्नी लीला बोली, नहीं जी, शादी से पहले नौकरी वोकरी कुछ नहीं। एक बार अगर लड़कियों को नौकरी करने की चट लग जाती है तो फिर शादी के लिए भी वे लोग मना करने लगती है। इससे तो अच्छा है रिश्ता अच्छा मिलने तक उसे कॉलेज में भेज देते हैं। उसे यूं भी कॉलेज जाने की बहुत ललक है। अरे लेकिन उसकी ललक है, उसे पसंद है, उसे बहुत अच्छा लगता है कॉलेज जाना, लेकिन हमारी हैसियत है क्या उसे कॉलेज भेजने की? उसके पीठ पे और 4 बच्चे भी तो हैं। नहीं जी, मैंने सुना है कि अपने शहर में जो एक नया कॉलेज बना है ना, उसमें लड़कियों की आधी फीस ही लगती है। जाने दीजिए सरों को कॉलेज में। सरो कॉलेज जाने लग गई। इधर महेश जी उसके लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे। सरो ने शर्त रख दी थी कि रिश्ता एक अच्छे शिक्षित परिवार में होना चाहिए और लड़के का वेतन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए कई औसत दर्जे के रिश्ते सरो ने नकार दिए। आखिर खुशकिस्मती से सरो के मनपसंद एक अच्छा रिश्ता मिल ही गया। 8,000 रुपए दहेज के, 15 तोला सोना, इसके अलावा शादी का दोनों तरफ का खर्चा। इस बात पर उन्होंने विवाह के लिए सम्मति देने के लिए कहा। महेश जी समझ रहे थे कि ये रिश्ता उनकी हैसियत से बाहर का है, लेकिन लीला के सामने उनकी कुछ न चली। लीला का सोचना था कि अरे हमारी हैसियत नहीं है, इसलिए क्या हम बेटी को चाहे जहाँ चाहे जैसे रिश्ते के साथ बांध देंगे? अगर हमें इतना अच्छा
वेतन वाला लड़का चाहिए, पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, तो कुछ तो खर्चा करना ही पड़ेगा ना। अब इस रिश्ते को हाथ से जाने देना यानी मूर्खता ही होगी। थोड़ा बहुत कर्जा निकाल के भी अगर लड़की अच्छे घर में चली गई और सुख से रही तो हमारे मन को शांति मिलेगी, तसल्ली मिलेगी। पत्नी के इन सारे तर्कों के सामने बेचारे महेश जी कुछ बोल ना पाए। आखिर सरो की शादी बहुत शान से हुई। विवाह में आए हुए मेहमानों ने लीला की बड़ी तारीफ की और सरो वह बड़ी संतुष्ट मन से अपने ससुराल चली गई। खर्चा अधिक हो गया था, लेकिन बेटी अच्छे घर में चली गई थी, इस बात का पति पत्नी को बड़ा संतोष था। अब कर्जा भी तो चुकाना था। महेश जी इसी चिंता में थे। लीला और महेश जी दोनों ने घर के खर्चों में हर तरफ से कटौती करना शुरू कर दी। जितनी भी सेविंग, जितना भी खर्चा, जितना पैसा बचाया जाए वो बचाने में लगे थे। दूध का खर्चा कम कर दिया था, सब्जियां महंगी इसलिए लगभग लाना ही बंद कर दिया था। उसकी जगह साबुत अनाज लाकर उसी को सब्जी और दाल के रूप में उपयोग में लाने लगे। रोज रोज वही अंकुरित दालों को खा खा कर बच्चे चिड़चिड़ाने लगे। बेचारे महेश जी को भी अंकुरित दालें बिल्कुल पसंद न थी, लेकिन वे कुछ न बोलते और चुपचाप जैसे तैसे उनको गले से नीचे उतार लेते और बच्चों को हंस हंस के समझाते कि भाई अंकुरित चीज़ें बहुत अच्छी रहती है स्वास्थ्य के लिए, उसमें कई विटामिन होते हैं। बच्चे पूछते उससे क्या होता है? अरे तुम्हारा दिमाग अच्छा चलता है, तबीयत अच्छी रहती है, भूख खुल के लगती है, याददाश्त अच्छी रहती है। अंकुरित दालों के इतने सारे गुण पिता के मुंह से सुनने के बाद में बच्चे कहते, माँ अब ऐसा करो, कल से तुम चावल और रोटी भी मत बनाना, बस अंकुरित दालें ही खाएंगे हम। बेचारी लीला बच्चों के मुंह से ये सुनती तो उसे बहुत बुरा लगता। महेश जी ऑफिस टाइम के बाद में ओवर टाइम का काम करने लगे थे। सुबह भी जल्दी जल्दी नहा धोकर 2 घंटे किसी और कंपनी में टाइपिंग का काम करने लगे। कंपनी का टाइपिंग का काम घर ले आते और घर पे 2 घंटे ऑफिस जाने से पहले टाइपिंग का काम निपटा लेते। बेचारी लीला अपने पति को इस तरह से परिश्रम करते देखकर उसका दिल कचोट उठता। कभी कभी महेश जी रात में भी टाइपिंग का काम लेकर बैठते। लीला से रहा न जाता, बोलती, मैं क्या कहती हूँ सुनते हो आप? ये कितना काम करने लगे हैं आप आजकल, और रात रात भर जाग जाग कर टाइपिंग करते हो। महेश जी हंसकर कहते, अरे चादर से पांव बाहर निकाल लिए हैं, चादर तो बड़ी हो नहीं सकती, इसलिए उसे खींच खींच कर बड़े करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम आराम करो, सो जाओ। लेकिन नींद थोड़ी ना आती थी लीला को, वो भी मन ही मन चिंता से घिरी रहती। सोचती, अगर महेश जी इसी तरह से काम करते रहे तो काम के तनाव के कारण उनकी तबीयत जरूर बिगड़ जाएगी। घर का आदमी जब तक खड़ा है, काम कर रहा है, तब तक घर भी खड़ा रहता है। लीला सोचती, इनके सिर पर जो कर्जे का बोझा है उसे उतारने के लिए मुझे भी कुछ न कुछ करना होगा, वरना इस बोझ के नीचे तो पूरा घर ही दब जाएगा। एक दिन वह पति से बोली, सुनिए, मैं कहती हूँ कि हम ऐसा करें तो। महेश जी बोले, कैसा? यही कि मैं बच्चों को लेकर गांव में जो अपना घर है वहां जाके रहती हूँ, 1 साल भर रह लेंगे। शहर में तो खर्चा अधिक है, उस खर्चे में काफी कटौती हो जाएगी, कुछ तो पैसा बचेगा। वहाँ जो जमीन है घर के आसपास उसमें सब्जी लगा लेंगे, फूलों के पौधे लगा लेंगे, वहाँ धोबी का खर्चा भी नहीं लगेगा। इधर यहाँ शहर में हमारी जो 3 कमरे हैं, इसमें से एक कमरे में तुम रह लेना और 2 कमरे किराए पे उठा देना। मैंने सुना है कि किराया आजकल काफी बढ़ चुका है। और बच्चों के स्कूल, ऐसा करते हैं कि सुरेश को तो मैं पिताजी के यहाँ भेज देती हूँ, वहां रह के पढ़ लेगा। वैसे भी सुरेश बहुत चहेता पोता है, उन्होंने कई बार कहा भी है कि सुरेश को मेरे पास रख दो, तो रह लेगा 1 आध 2 साल उनके पास में, मैट्रिक वहीं से हो जाएगा और वहीं कॉलेज भी चला जाएगा। और सुनते हो ना? हाँ हाँ बाबा, सुन रहा हूँ, बोलो। सुधा, सुमन और सतीश गांव के स्कूल में चले जाएंगे, 2 सालों में कर्जा आराम से हमारे सिर से उतर जाएगा। तुम इतनी मेहनत करते हो यहाँ, मुझसे देखा नहीं जाता। और मेरे खाने का क्या, खाना पीना
क्या हाथ से बना के खाऊं? नहीं जी, और वो मेहनत मत करिए आप। एक समय आप बाहर खा लीजिए और एक समय ब्रेड लाकर काम चला लीजिए। इसके अलावा मैं गांव में ऐसे थोड़ी बैठूंगी, आपके लिए नाश्ता भी तो बनाकर दे दिया करूंगी। आप शनिवार शाम को बस से गांव आ जाया कीजिए। शनिवार रात, रविवार रात रहकर सोमवार सुबह वहां से निकल आया करिए शहर में। पत्नी लीला ने सारा प्लान बहुत सोच विचार के बनाया था। ये देखकर महेश जी अचरज करते रहे मन ही मन। फिर एक दिन मैं सामान बच्चों को लेकर लीला अपने गांव जा पहुंची। गांव का मकान गिरने गिरने को हो रहा था। बाहर काफी बड़ा आंगन था, पीछे भी काफी जमीन थी और घर के पीछे जो जमीन थी उसमें एक बढ़िया कुआं भी था जिसमें हमेशा पानी भरा रहता था। कुछ आम के पेड़ थे, सुरजने की फलियों के भी पेड़ थे। सास ससुर के निधन होने के बाद में इस घर में कोई रहा ही नहीं था। यहाँ रहने जैसा कोई था भी नहीं। लीला की दोनों ननदें विवाहित थी, अपने अपने घर में थी। जेठ थे जो नागपुर में नौकरी करते थे। जंग खाया हुआ ताला खोल के लीला दरवाजे में खड़ी हो गई। काफी समय से बंद घर, उसमें धूल, जगह जगह मकड़ियों के जाले। लीला ने तुरंत पल्लू कमर से खोसा और हाथ में झाड़ू उठाई। उसने सारा घर झाड़ पोंछ के साफ कर लिया और उस पुराने घर में अपनी गृहस्थी बसा ली। तीनों बच्चों को स्कूल दाखिला करवा दिया। लीला को भी गांव में रहने की आदत नहीं रही थी। बच्चों ने तो कभी गांव खेड़ा देखा ही नहीं था। वे चिड़चिड़ाते। लीला उन्हें समझाती कि ये पुराना घर एक समय कितना भरा भरा था, कितने सारे लोग रहते थे यहाँ पे, कैसा बड़ा परिवार था। फिर वो उन्हें उनके दादा दादी के बारे में बताती। पुराने समय की बातें और किस्से सुनकर बच्चों का मन कुछ बहल जाता। करते करते 6 महीने हो गए। अब लीला की गृहस्थी थोड़ी जम गई। लीला घर के पिछवाड़े में काफी सब्जियां उगाने लगी। सामने के आंगन में फूलों के पौधे लग गए। बच्चों के स्कूल का खर्चा काफी हो गया था। धोबी का खर्च तो पूरी तरह से बंद हो गया था। घर में साफ सफाई, कपड़े धोना, बर्तन मांजना खुद लीला ही कर लेती थी। बच्चे जब स्कूल में चले जाते तो दोपहर के समय वह सिलाई बुनाई करती और शनिवार का रास्ता देखती। शनिवार आते ही उसका उत्साह बढ़ जाता। शनिवार और इतवार, इन 2 दिनों में खाने पीने की थोड़ी अच्छी चीजें बन जाती। वह सोचती घर का मर्द है, जब वो आता है उसके लिए तो सब कुछ बनाना ही चाहिए। दिन भर घर में चुप्पी छाई रहती। शहर जैसी रौनक यहाँ नहीं थी। ना ही उसे कोई सहेली मिली जिसके साथ वो मन भर के अपनी बातें कर सके। इसलिए कितने भी काम निकाल ले फिर भी दोपहर का समय उससे कटे न कटता। फिर पुरानी यादें उसके आसपास जमा होती रहती। विवाह होने के बाद में वह इसी घर में आई थी। विवाह के उपरांत काफी समय वो यहाँ रही थी। विवाह के बाद 1-2 साल में तीज त्योहार सब इसी घर में मनाए गए थे। महेश जी को नौकरी लगने के बाद भी काफी समय तक वह सास ससुर के पास में इसी घर में रही थी। उसका मायका तो शहर में था, लेकिन ससुराल इधर ठेठ गांव खेड़े में था। लेकिन यहाँ भी वह मजे में रह रही थी। उस वक्त भी महेश जी इसी तरह से शनिवार की शाम आया करते थे और रविवार रह के सोमवार के दिन सुबह निकल जाया करते थे अपने शहर। उस समय की उत्कंठा पति मिलन के लिए नदी सागर की तरफ जैसे बहती है, उस तरह की उत्कंठा थी। अब पति के साथ पूरी तरह से मन का मिलन हो चुका था। नदी सागर में एक रूप हो गई थी। अब भी आकर्षण और उत्कंठा बनी हुई थी, लेकिन अब उसके साथ में और कई बातें भी मिल गई थी जिसमें चिंता प्रमुख रूप से हुआ करती थी। जिम्मेदारी का भार भी था। महेश जी के आने से शनिवार शाम से लेकर तो सोमवार सुबह तक घर कैसे भरा भरा लगता था। भोजन में थाली भर के भोजन बना करता। इसके अलावा उनको पूरे सप्ताह में चल जाए इतना नाश्ते का सामान भी लीला भर के रख देती थी। महेश जी जब सोमवार को निकल जाते अपने ऑफिस के लिए शहर की तरफ, तो अब तक का भरा भरा घर एकदम सूना सूना लगता था उसे। उनका मन उन्हीं को काटने दौड़ता। सोचती पति के खाने पीने के हाल हो रहे, पता नहीं होटल में किस तरह का खाना मिलता है। आजकल वो देख रही थी कि उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है।
फिर सोचती तबीयत तो बिगड़ेगी ही, कोई भी काम करने की उन्हें आदत जो नहीं थी, अब तो हर काम उन्हें खुद को ही करना पड़ता होगा। मैं यहाँ रहती हूँ, उस घर में पता नहीं क्या हालात होंगे, घर की क्या दशा हुई होगी। बेचारे महेश जी शाम को ऑफिस से आते होंगे तो एक कप चाय भी उन्हें हाथ में देने वाला कोई नहीं है। लेकिन इसके लिए क्या किया जा सकता था, वे बिल्कुल निरुपाय थी। आखिर जो कर्जे का बोझ है वह कम करने के लिए ये सब सहना ही होगा। कभी कभी सोचती कि सरों की शादी में हैसियत से बढ़कर खर्चा कर दिया, गलती तो हो गई है, लेकिन फिर भी मन को एक तसल्ली तो है कि सरों का रिश्ता अच्छे घर में हो गया है। 2-3 साल तो इसी तरह से निकल ही जाएंगे। एक शनिवार जब महेश जी आए तो उन्होंने कहा, लीला, तुम्हारी लाडली का खत आया है। लीला हंस पड़ी। अच्छा, लाडली बेटी मेरी और उसका पत्र आया आपको? बढ़िया। अच्छा बताइए तो क्या लिखा है मेरी लाडली बेटी ने? यह उसकी पहली दिवाली है, दिवाली में आएगी या नहीं आएगी? विवाह होने के बाद एक बार भी तो नहीं आई, गांव दूर है गांव दूर है कहती रहती है। अभी पिछले 2 महीने से तो उसने कोई खत भी नहीं भेजा। मैंने जमाई बाबू को दिवाली में आने का निमंत्रण देने का एक खत 2 दिन पहले ही भेजा है। महेश जी ने पत्र लीला के सामने रख दिया। वही लिखा है इसमें। उसने लिखा है कि वे दोनों दिवाली के 2 दिन यहाँ पर आने वाले हैं। दिवाली का त्योहार और उसमें दिए जाने वाले उपहार उनकी हैसियत के हिसाब से करने के लिए लिखा है तुम्हारी बेटी ने। अच्छा, यानी कि जमाई जी के लिए बढ़िया शर्ट का कपड़ा लेना होगा, सोने की अंगूठी लेनी होगी, सरो के लिए भी बढ़िया साड़ी खरीदनी होगी। अपनी सरो दीदी ने पत्र में क्या क्या लिखा है ये सुनने के लिए उसके छोटे भाई बहन माँ के पास में चूल्हे के आसपास जमा हो गए थे। उनके फटे पुराने पैबंद लगे कपड़ों पर लीला ने एक बार नजर डाली। इस दिवाली पर इन बच्चों के लिए एक एक जोड़ा नया कपड़ा सिलाने का उसने तय किया था। सिलाई तो आवश्यक थी। उसकी खुद की साड़ियां तक तो कई जगह से पैबंद लग चुकी थी। खर्चे का इंतजाम किस तरह से करना, ये सोचते हुए उसने पति से कहा, हाँ जी, रिवाज के अनुसार दिवाली का त्योहार तो मनाना ही होगा। महेश जी बोले, ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे उस तरह से तुम सब कुछ तय कर लो। तुम्हारे मन को नाराज करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोनों ने और बच्चों ने मिलकर दिवाली के 2-4 दिनों में जब तक जमाई जी और बेटी यहाँ रहेगी तो क्या क्या बनाना है, किस तरह से दिवाली का त्योहार मनाना है, सब कुछ तय कर लिया। यानी कि लीला ने तय किया और महेश जी को बताया। लीला आगे बोली, सुनिए जी, मेरे मन का नाराज होना क्या और राजी होना क्या, सरो नाराज ना हो बस। बेटी दामाद आने वाले हैं, इस खुशी में लीला उत्साह से काम में लग गई। बेटी के विवाह के बाद का पहला त्योहार, इसलिए सब कुछ सही होना चाहिए। रात दिन परिश्रम कर रही थी वो। सोचती कुछ पैसा खर्चा होगा, लेकिन सरो के मायके का नाम, मायके की इज्जत तो रह जाएगी, कोई कमी न रहनी चाहिए, इसी बारे में वो सोचा करती। दिवाली के पहले दिन सरो अपने पति के साथ आई। लीला ने सुबह सुबह ही सारा आंगन लीप कर बेटी सुधा की सहायता से बड़ी सुंदर रंगोली डाली थी। उसमें रंग भरे थे। रंगोली पर लिखा हुआ सुस्वागतम दूर से भी साफ दिखाई दे रहा था। जीजा जी आने वाले हैं, ये सोचकर बच्चे सुबह से ही नए कपड़े पहन के रास्ते पर आंखें बिछाए बैठे थे। कुछ समय बाद मेहमान आ भी गए। बच्चों ने आंगन से ही चिल्लाकर काम में लगी हुई अपनी माँ को सूचना दे दी। महेश जी बेटी दामाद को लेकर आंगन में पहुंच गए। लीला हाथ में चावल के दाने और पानी लेकर दामाद और बेटी पर से वारने के लिए तैयार खड़ी थी। दामाद महंगे कपड़े का सूट पहने हुए थे और बेटी नायलॉन की महंगी साड़ी पहनी हुई खड़ी थी। उसकी केश सज्जा एकदम आधुनिक थी। उसके पहने हुए सोने के गहने चमचमा रहे थे। पहले खूबसूरत थे सरोज, और अब बढ़िया कपड़े और गहनों से उसका सौंदर्य कई गुना बढ़ गया था। यूं भी कहा गया है कि एक नूर आदमी तो 10 नूर कपड़ा और 100 नूर नखरा। सरोज का शरीर काफी भरा भरा लग रहा था।
और उसके चलने फिरने में एक अलग ही रुबाब था। उसके घर की रईसी का तेज उसके शरीर पर चमक रहा था। बेटी को इस नए रूप में देखकर लीला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अपनी लाडली बेटी को उसी समय गले लगा लेने की उसे तीव्र इच्छा हुई। वो उसकी तरफ देखती खड़ी रह गई। अरे, इस तरह से आंगन में बेटी दामाद को कितनी देर तक खड़ी रखोगी लीला? महेश जी के इस सवाल से लीला चौंक गई। उसने तुरंत ही चावल उनके ऊपर से निछावर किए और उनके पांव पानी से धुलाकर उन्हें घर के अंदर ले आई। घर में जो सबसे अच्छा कमरा था उसे उसने अपने दामाद के लिए सजा कर रखा था। महेश जी जमाई जी को और बेटी को लेकर वहीं उसी कमरे में पहुंचे। लीला रसोई घर में चाय पानी की तैयारी में लग गई। चाय लेने के लिए सरो रसोई घर में आई। वहां रखे हुए पाटले पर वह बैठ गई। उसके तीनों भाई बहन उसके आसपास बैठ गए। अपनी दीदी की तरफ बड़े ही कौतूहल से और अभिमान से देख रहे थे। चाय के घूंट भरते हुए सरोज ने छत से लेकर तो नीचे गोबर से लीपी हुई जमीन तक सब तरफ एक नजर घुमाई। फिर नाक भाव सिकोड़ते हुए अपनी माँ से बोली, अरे माँ, शहर में इतने अच्छे घर में रहते हुए वो घर छोड़ के इस गांव खेड़े में कहाँ कर रही हो? छे बाबा, कैसे तुम्हारा मन लगता है इस गांव खेड़े में? अब शहर छोड़ के गांव खेड़े में आकर क्यों रहे और यहाँ पर मन लगता है या नहीं, इस सवाल का उसकी माँ उसे क्या जवाब देती? लीला ने हंसते हुए कहा, अरे क्या मन क्या लगना रहता है? अपने काम में अगर हम लगे रहते तो क्या शहर और क्या गांव खेड़ा, समय ऐसे निकल जाता है कि मालूम भी नहीं पड़ता। छी बाबा, लेकिन मुझे तो ये गांव खेड़ा बिल्कुल पसंद नहीं। और ये घर है या जानवरों को बांधने का गौशाला? बेटी सरो, तुम्हारा जन्म इसी घर में हुआ है। अरे माँ, वो तुमने जो चूल्हा जलाया है उसमें की लकड़ियां बुझाओ, उस धुएं से मेरी आंखें जलने लगी हैं। उसकी बहन सुधा बोली, अरे दीदी, धुआं तो मेरी आंखों में जा रहा है, मेरी आंखें जल रही है, धुआं तुम्हारी तरफ कहाँ आ रहा है? मुझसे होके धुआं तो सारा खिड़की में से बाहर निकल रहा है। सरो अपनी बहन की तरफ देख के मुस्कुराई। सुधा, तू पूरी गांव खेड़े वाली लड़की बन गई है रे। माँ, चाय बड़ी फीकी बनी थी, जरा स्ट्रांग चाय बनाकर इनको देना। इन्हें से फीकी चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाय पी के कप वहीं रख कर सरो बाहर, जहां उसके पतिदेव बैठे थे, उस कमरे की तरफ चली गई। लीला का मन बुझ सा गया। उसे लगा था अपनी लाडली बेटी विवाह मंडप से सीधी ससुराल निकल गई थी। आज पहली बार ही मायके आ रही थी तो अपने पास बैठेगी, चाय पीते हुए अपनी माँ से, अपने भाई बहनों से खूब बातें करेगी। कितनी बातें करूं और कितनी नहीं, ऐसा उसे लगेगा। क्या क्या बोलूं, क्या क्या बताऊं, ऐसा उसे लगेगा। अपने भाई बहनों के समाचार लेगी, उनसे बातें करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरो उठी और बाहर अपने पति के कमरे में पहुंच गई। उसके भाई बहनों का भी उत्साह ठंडा होने लगा। उनके उत्साह के रंग में भी भंग पड़ गई। ये बात लीला की नजरों से छूटी नहीं। बच्चों को समझाने के अंदाज में उसने कहा, अरे बेटी सुधा, पहली बार आई है ना सरो, उसके पतिदेव भी पहली बार आए हैं, शहर में रहने वाले लोग हैं वे, उनकी सारी व्यवस्था ठीक लगी है कि नहीं, ये तो सरो को ही देखना होगा ना, इसलिए वो गई है उधर। इसके बाद सरोज अपने पति की देखभाल में ऐसे उलझी कि बीच बीच में केवल रसोई घर में झांक भर जाती कि क्या बना है और कितना बना है, और अपनी माँ को अपने पति की पसंद नापसंद बताने के लिए। माँ, इनको पालक मेथी पसंद नहीं है, इनके लिए प्याज के पकौड़ियाँ बनाना माँ, और चावल एकदम खिला खिला बनाना। अपनी थकान मिटाने के लिए लीला बीच के कमरे में चटाई डालकर उसके ऊपर पड़ रही। उस समय सरोज आकर अपनी माँ के पास बैठ गई। बेटी को अपने पास आकर बैठे हुए देखकर लीला का मन स्नेह से द्रवित हो गया। उनकी बातें शुरू हुई। सरोज की बहनें और भाई भी वहां आकर बैठ गए। लीला ने पूछा, बेटी तुम्हारे यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है ना? सरो ने हंसते हुए कहा, बहुत बढ़िया। तो तुम दोनों दामाद जी की नौकरी के जगह शहर में रहते हो, तो तुम्हारे साथ में कौन रहता है? सास, ननद? नहीं नहीं, कोई भी नहीं, हम दोनों ही। तो राजा रानी वाली गृहस्थी है हमारी।
पूरी आज़ादी है। कहते हुए उसने अपनी गृहस्थी का वर्णन किया। बोली, माँ तुम्हारे दामाद जी उनका सारा वेतन लाकर मेरे हाथ में देते हैं, गृहस्थी मैं ही चलाती हूँ। उसने खुद के लिए खरीदी हुई महंगी महंगी साड़ियाँ बताई। फिर उसके घर में कौन सी नई नई रसोई का सामान है उसका वर्णन किया। उसकी बातें उसके भाई बहन अवाक होकर सुन रहे थे। अपनी बड़ी बहन के रईसी का वर्णन और आधुनिक गृहस्थी का सुंदर चित्र बच्चों की आंखों के सामने और लीला की भी आंखों के सामने खड़ा रह गया। भाई बहन बड़े अचरज और कौतूहल से अपनी बड़ी बहन से प्रश्न कर रहे थे और दीदी से उत्तर सुनकर खुश हो रहे थे। थकान से चूर लीला की आंख कब की लग चुकी थी। दिवाली के 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन सरों ने कहा, माँ ये कह रहे कि आज निकलना है। लीला ने आश्चर्य से कहा, अरे जाना है का मतलब क्या? अभी आकर 2 दिन भी तो पूरे नहीं हुए। हाँ माँ, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं है ना। सुधा ने पूछा, लेकिन दीदी तुम तो रहने वाली हो ना, तुम तो कोई नौकरी नहीं करती। अरे नौकरी नहीं करती हूँ रे, लेकिन क्या दीदी? जीजाजी की इजाजत नहीं है क्या तुम्हें यहाँ रखने की? सरोज बड़े गर्व से बोली, अरे हट, मुझे किसी की इजाजत की क्या जरूरत है? सुधा ने ताली बजाते हुए कहा, बढ़िया, फिर तो तुम रहोगी ना दीदी यहीं पे? ना बाबा ना, मैं तो 2 दिन में ही इस गांव खेड़े में बोर हो गई हूँ। ऐसे घर और गांव खेड़े में तुम लोग कैसे रहते हो, इसी बात का मुझे आश्चर्य है। बहन की बात सुनकर दोनों बहनों के चेहरे निराशा से कुम्हला गए। शायद माँ आग्रह करे तो दीदी रह जाएगी, इस आशा से उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ का चेहरा बड़ा गंभीर सा था। तब छोटी सुमन ने कहा, माँ दीदी को बोलो ना, दीदी से तुम आग्रह करो ना कि वो यहाँ रुक जाए। तुम ही तो कह रही थी ना कि सरो दीदी आएगी तुम्हारी, तो उसे आग्रह करके 8-10 दिन तो कम से कम रख ही लेंगे अपने पास में। लेकिन लीला ने कहा, अरे तुम्हारी दीदी कह रही है ना, वो 2 दिन यहाँ रह गई, यही बहुत हुआ। तुम्हारे जीजाजी के नौकरी के शहर में वो अकेली रहती है, वो और उसके पतिदेव, घर में दूसरा कोई नहीं है। तो फिर तुम्हारे जीजाजी के खाने पीने की मुसीबत ना हो जाएगी अगर वो यहाँ रह गई तो? जाने दो उसे, आएगी फिर से बाद में। माँ की बात सुनकर सरोज ने तमतमा कर कहा, अपने शहर वाले घर में आऊंगी, इस घर में नहीं आऊंगी, फिर कभी नहीं आऊंगी। 2 मिनट सभी लोग चुप हो गए। उसके बाद में सरो अपने को आती हुई हंसी दबाते हुए बोली, माँ इन्हें तो रात में नींद ही नहीं आई। ये कहने लगे कि ये घर की छत पता नहीं किस समय अपने शरीर पे गिर जाए, मालूम भी नहीं पड़ेगा। सुधा हंस पड़ी और मजाक करते हुए बोली, अरे जीजाजी तो बहुत ही डरपोक है, क्या इसीलिए भागे जा रहे हो तुम लोग अपने घर? उसकी बात सुनकर सरोज ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, माँ तुम लोग कितने दिन तक इस गांव खेड़े में रहने वाले हो? तुम अपनी जाने की तैयारी करो। ये कहते हुए लीला रसोई घर में निकल गई। आज उसने दोपहर के भोजन में सरो को जो पसंद था वही भोजन बनाया था, श्रीखंड पूरी, आलू की सब्जी आदि आदि। जाने के समय उसने नाश्ते का डब्बा भर के दे दिया। दिवाली में देने वाले उपहार कल दिवाली के दिन ही दे दिए गए थे। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से निपट गया था। अब निकलने का समय हो गया था। बहन को छोड़ने के लिए सुधा, सुमन और लीला, सतीश, महेश जी सब आंगन तक आए। सुधा और सुमन की आंखें बहन से बिछड़ते हुए भीग गई थी, मगर लीला की आंखें बिल्कुल सूखी थी, सूनी सूनी। बेटी से बिछड़ते हुए भी उसकी आंखों में एक बूंद आंसू न आया। उसे लग रहा था आस पड़ोस में रहने वाली महिलाएं देख रही हैं, आंखों में मेरी आंसू जरूर आने चाहिए कि मेरी लाडली बेटी को मैं विदा कर रही हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों उसकी आंखों के कुएं एकदम सूख चुके थे। आंखों में आंसू नहीं आ रहे थे और सूखी आंखों पर अपना आंचल रखना भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। विवाह होने के बाद में सरो जब ससुराल गई तब लीला कितनी रोई थी उसे याद आ रहा था, लेकिन आज तो उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उसकी विदा के समय तो उसका बचपन से लेकर तो तरुणाई तक का सारा जीवन अपनी आंखों के सामने आ रहा था और अपने आंसू रुके न रुक रहे थे। लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है उसे समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तभी उसने अपने मन को समझाया, मेरे आंखों में आंसू न आना इसका कारण एक ही है,
मेरी बेटी का व्यवहार और उसकी कृतज्ञता, जिसके लिए हम हमारे शरीर को घिस रहे हैं, उसे अच्छा घर-वर मिले, जिसके लिए हमने अपने हैसियत से बढ़कर कर्जा लेकर उसका विवाह किया, उस कर्जे का बोझा ही उतारने के लिए इस गांव खेड़े में आके रह रहे हैं, उसे जरा भी भान नहीं। कितनी अकृतज्ञ है लड़की। बच्चों के रोज के कपड़े कितने खराब हैं, कितने फटे हुए, ये भी उसने नहीं देखा। इतने हालात खराब, इतनी चिंता में हम लोग हैं और सब कुछ उसके लिए किया हुआ ये, लेकिन उसे इस बात की जरा भी समझ है? उसके लिए तो ये सब कुछ भी नहीं है। उसने इस बात पर ध्यान तक नहीं दिया। 2 दिन मेहमानों जैसी आकर रही और खुद की रईसी का बड़प्पन दिखाते हुए घमंड में रहकर चली गई। लीला का मन क्रोध से धधक रहा था। निराशा से उसके मन में कड़वाहट घुल गई। उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया था। दोपहर में जब वो आराम करने के लिए लेटी तो शाम ढल गई, फिर भी उससे उठने की इच्छा न हो रही थी। बच्चे पड़ोस में खेलने गए थे। सरोज और दामाद को बस में बिठाकर महेश जी घर वापस आकर बाहर के कमरे में ही कुर्सी पर बैठे थे। लेटे लेटे लीला को सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन फिर भी उठने की इच्छा नहीं हो रही थी। आखिर महेश जी ने चाय बनाने के लिए स्टोव जलाया। वह आवाज कान में पड़ी। रोज बेचारों को खुद ही अपने हाथ से चाय बनाकर पीनी पड़ती है। सारी जिंदगी में उन्होंने कभी अपने हाथ से पानी का गिलास भी उठाकर पिया नहीं। लीला ने कभी उन्हें ऐसा करने ही नहीं दिया था। लीला उनके हर बात समय से पहले पूरी कर देती थी। स्टोव जलने की आवाज सुनते ही लीला तड़क से उठी और रसोई घर में पहुंची। चाय पीते हुए महेश जी की नजर पत्नी के गंभीर चेहरे की तरफ गई। उन्होंने मजाक करते हुए कहा, कितने आश्चर्य की बात है भाई। आश्चर्य? आश्चर्य किस बात का? यही कि जब सरोज ससुराल जा रही थी, चली गई थी, तब तो तुम कितनी रोई। तुमसे तुम्हारी रुलाई रोके न रुक रही थी। कन्या के बिछड़ने से तुम बेहोश हो जाओगी, इस बात की मुझे चिंता लग रही थी। सारी रात तुम्हारी आंखों के आंसू रुके न रुके। आज भी मैं तो डर रहा था कि कहीं फिर से वही दृश्य न दिखे। और यही तो आश्चर्य है कि आज तो एकदम बड़ी समझदारी से सूखी आंखों से अपनी बेटी की विदाई की। लीला ने रूखाई से उत्तर दिया, मेरे सारे आंसू सूख गए हैं। इतना कहकर वो काफी देर तक रोती रही। उसके मन की सारी निराशा, सारा दुख, सारा अपमान इन आंसुओं के साथ में बाहर निकलता जा रहा था। अपने आप ही उसका मन रीता होते जा रहा था। अपने मन का दुख, अपने मन की वेदना, बेटी के द्वारा किया गया अपमान, आखिर वो बताती तो किसे, एक पति के सिवा। महेश जी बिना बोले ही उनकी सारी व्यथा को समझ रहे थे। कुछ देर गंभीर चेहरा करके बैठे रहने के बाद में उन्होंने हंसते हुए कहा, लीला, चातुर्मास जब होता है तो तुम दान धर्म करती हो क्या? पीछे से तुम उसी बात का विचार करते बैठती हो कि इतना खर्चा हो गया? उस बात का यहाँ क्या संबंध है? लीला ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। यही तो बहुत निकट का संबंध है। अरे, कन्यादान तो गृहस्थी का सबसे बड़ा दान माना जाता है। उस दान का पुण्य भी बहुत बड़ा होता है। तो यही कि कन्या के साथ में जो कुछ दान धर्म कर दिया गया, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन जरा भान तो होना चाहिए लड़की को। अरे नहीं है उसे भान इस बात का, तो भी इस बात का दुख ज्यादा समय नहीं करना चाहिए। देखो लीला, बच्चों की नजर तो हमेशा आगे रहती है, भविष्य की तरफ, और होनी भी चाहिए। बेटी अपनी गृहस्थी में रम गई है, यही हमारे लिए बड़ी बात है। पति की बात का लीला ने कोई जवाब ना दिया। थोड़ी देर के बाद में महेश जी बोले, अच्छा वो सब छोड़ो लीला, सुनो, दिवाली के 8-10 दिन हो जाने दो, इसके बाद में यहाँ से अपनी गृहस्थी समेटो। मतलब यहाँ, अब यहाँ और नहीं रहना है? ऐसे कैसे चलेगा? कर्जे का बोझा अपने सिर से उतरना है। अभी अभी कम से कम 1-2 साल तो भी हमें यहाँ पे रहना होगा ना। यही तो हमने सोचा था। लीला, मैंने वो सब सोच लिया है। पिछले महीने में मैंने अपने शहर के घर में बाहर के कमरे में टाइपिंग क्लास शुरू कर दिया है। महीने भर में कुछ काम जम गया है, थोड़े दिनों में और अच्छा हो जाएगा।
और यहाँ रहना तुम्हें और बच्चों को माफिक नहीं आ रहा है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। कितनी दुबली हो गई हो तुम। इतना कह के महेश जी बाहर चले गए और लीला आंसू उसकी आंखों से ढुलकने लगे। मित्रों, अभी आपने सुनी कहानी कन्यादान। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा। क्या अपने हैसियत से बाहर जाके कर्जा करके कोई काम करना सही है? क्या सरोज का व्यवहार सही था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपनी राय। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।